नमस्कार, आदाब, स्वागत, इस्तकबाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम उर्दू शायरी के हस्ताक्षर मिर्जा गालिब की 156वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अक्स संस्था द्वारा आयोजित चिरागे दैर सम्मान समारोह में भारत जी को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे माल्यार्पण के लिए, और उसके बाद पुष्प गुच्छ के लिए शिवा सिंह जी से हम अनुरोध करते हैं कि शिवा सिंह जी मंच पर आ जाएं और पुष्प गुच्छ देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें मुस्कुराते हुए फूलों से। और साथ ही साहित्य हमारे जीवन को, विचारों को समृद्ध करता है, तो इसके लिए हम डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी से अनुरोध करते हैं कि पुस्तक देकर सम्मानित अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी, और आपके बाद हम साकिब भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। साकिब भारत जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए, भेंट स्वरूप अंग वस्त्र देने के लिए हम साकिब भारत जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। और इसके बाद, ताकि ये दिन, ये पल यादगार रहे, स्मृति चिन्ह के लिए हम नजमी सुल्तान जी, जो संस्था के सचिव हैं, उनका स्वागत करते हैं मंच पर, उन्हें आमंत्रित करते हैं। अब संस्था के सचिव नजमी सुल्तान जी का, साथ ही हम समय थोड़ा सीमित है हमारे पास, इसलिए थोड़ी जल्दी हमें चीजों को करना पड़ रहा है, लेकिन आदर उतना ही है हमारे हृदयों में। और हम साथ ही अनुरोध करते हैं स्वामी ओमद अक जी से कि वो मुकुट पहनाकर माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करें, स्वागत करें मुकुट के साथ। जी सर, पूरा सम्मान, पूरा प्रेम जो हमारा इन सबके माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम स्वामी जी से साथ ही अनुरोध करते हैं कि चांदी का फोटो फ्रेम देकर भी वो माननीय उदय प्रताप सिंह जी, संस्कृति पुरुष, उनका सम्मान करें। ये मात्र औपचारिकताएं नहीं, बल्कि हमारे हृदय में इन सभी के प्रति आदर और प्रेम भाव है, इन सब के माध्यम से हम पहुंचाते हुए। तालियों का साथ अगर आप सभी का मिल जाए, शुक्रिया। जी, इस खास मौके पर एक टीजर लॉन्च होना है, बिंब एक प्रतिबिंब अनेक। इस शीर्षक की डॉक्यूमेंट्री जो उदय प्रताप सिंह जी के जीवन पर आधारित है और इसे ईशा फिल्म्स ने बनाई है, इसका टीजर हम लॉन्च कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म की निर्माता श्रीमती शिवा सिंह जी है, जो हिंदी भाषा में शॉर्ट फिल्म का निर्माण करती हैं। आप हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर जी की पुत्री हैं और अपने पिता की लिखी कहानी पर हाल ही में आपने फिल्म बनाई है। तो हम इस टीजर का लॉन्च इस मंच के माध्यम से आप सभी के बीच कर रहे हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए वही कहीं न जमने, नदी का पानी उतर गया है। सोच गालिब की है लेकिन घराना मीर का है। उदय प्रताप का किरदार एक फकीर का है। उदय प्रताप सिंह की पहचान को एक जन कवि, एक साहित्यकार, एक समाज सेवक, एक विचारक और एक शिक्षक जैसे कई उपनाम दिए जाते रहे हैं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी कवि, साहित्यकार और राजनेता के साथ साथ नेताजी के गुरु रहे हैं। सामाजिक सद्भाव और समाजवाद पर उनके विचार हम सबको प्रेरणा देते हैं। वे हम सबके मार्गदर्शक हैं। अपनी बेबाक कविताओं के लिए सुप्रसिद्ध हैं। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनका यह शेर
श्रोता बार बार सुनना पसंद करते हैं। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। उनके बारे में बहुत सी बातें हैं और हम लोगों का तो सौभाग्य इसलिए भी है, नेताजी के भी वो गुरु रहे और हमारे भी गुरु रहे, पढ़ाया है हम लोगों ने। आज भी उदय प्रताप जी उसी तरीके से हमें उसी तरीके से इसमें आज भी करते हैं। उदय प्रताप सिंह ने श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर अविस्मरणीय भूमिका निभाई। मुस्लिम हिंदू की एकता के लिए एक बहुत बड़े ये प्रहरी थे उसके। मैं समझता हूँ कि इनके जैसा आदमी अब नहीं मालूम दुनिया में पैदा हुआ कि नहीं होगा। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नाम पर हापुड़ जनपद में एक विशाल लाइब्रेरी सरस्वती मेडिकल कॉलेज में स्थित है। वो शिक्षक भी हैं, विद्यार्थी भी, जो सीखते हैं वो सिखाते हैं उसी खूबसूरती के साथ। आज श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्र पटल पर नित नई पहचान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इधर श्री उदय प्रताप सिंह राजनीति में सक्रिय न होते हुए भी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य के रूप में सभी समाजवादियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर पार्टी के आधार स्तंभ बने हुए हैं। तो हमको देश के लिए जीना। इसके अतिरिक्त एक रचनाकार के रूप में इनके विचार और कृतित्व भारतीय जनमानस में समाजवादी चेतना का संचार तो युगों युगों तक करते ही रहेंगे। क्षेत्रों में आपने प्रेम प्रसार के लिए लगभग 1 शताब्दी से तक का समय आपने दिया है और इस वर्ष आदरणीय उदय जी को बनारस की मोहब्बत में डूबे मिर्जा गालिब की याद में दिए जाने वाले सम्मान चिरागे दर अर्पित करता है। आप हिंदी और उर्दू के कवि के रूप में गत 70 वर्षों से देश व विदेश में सम्मिलित होते रहे हैं। आप राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहे हैं जितना साहित्यिक क्षेत्र में। आप 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आपको स्वयं माननीय नेता जी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना गुरु माना था। आप सदस्य रह चुके हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। आपको उत्तर प्रदेश के यश भारती सम्मान के साथ साथ ब्रज गरिमा सम्मान, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन सम्मान, साहित्य शिरोमणि उत्तर प्रदेश गुरु चंद्रिका प्रसाद सम्मान प्राप्त हो चुका है और साथ ही आज इस मंच से अखिलेश यादव जी की ओर से सांस्कृतिक पुरुष उदय प्रताप सिंह जी के लिए उनके हृदय के भाव इस रूप में व्यक्त होते हुए और ये दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने सदा बड़ों का तो सम्मान किया ही किया है और जो भी समाज में उनके साथ जुड़ते रहे उनका सम्मान किया है। समाज के हर वर्ग के हितैषी रहे। बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी की तालियां आ जाए तो उसके माध्यम से आप सभी का प्रेम और स्नेह भी माननीय उदय प्रताप सिंह जी तक पहुंचेगा। अक संस्था का ये प्रयास कि जो भी विश्व भर में समाज में प्रेम का संदेश फैला रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें इस सम्मानित किया जाए। संस्था के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और जी अभी तक हमने माननीय सांसद जी को मंच पर वहां से बैठे बैठे सुना है, लेकिन अब हम उनसे उनके शब्द जो है वो इस साथ एक बौद्धिकता और एक समझ और एक शालीनता जो धीरे धीरे राजनीति से अब पूरी तरह से खत्म हो रही है, उसका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में बहुत कम लोग हैं जिन्हें हम स्कॉलर कह सकते हैं, जेंटलमैन कह सकते हैं, स्टेट्समैन कह सकते हैं, ऐसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी का। मैं आज ये कार्यक्रम चिरागे दर ये हम लोग कई वर्षों से लगातार देते आए हैं, जिसमें देश के बहुत ख्याति लब्ध लोगों को हमने ये सम्मान किया है बनारस से। ये तो हमेशा ये बनारस में ही कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन चूंकि मौसम थोड़ा प्रतिकूल था उदय जी के,
इसलिए इस कार्यक्रम को लखनऊ में रखा गया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने ये सारी व्यवस्था अपने प्रिय आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी के लिए की है। और आप सबको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इसमें उपस्थित हुए हैं। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़े शायर हुए, आप सभी जानते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। गालिब पूरी दुनिया में छाया हुआ एक नाम है और गालिब अपने आप में बहुत ही अजीब सा कैरेक्टर है। आदरणीय स्वामी उमा जी और गालिब चौधरी साहब और पीछे शिवराज सिंह और बच्चे रहते हैं और हम उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, ये मेरे जिंदगी का, मैं अब 93 साल का हो गया हूँ, तो मेरी जिंदगी का मुझे बहुत सम्मान मिले हैं। मुझे सूरीनाम से आचार्य की डिग्री जब मिली थी, वो भी मेरे लिए एक बड़ा सम्मान का क्षण था। कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दैर, एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है, मैं स्वामी जी के बारे में ज़्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये मैंने तो अभी कल परसों ही लिखा एक फेसबुक पे कि ये पता नहीं चलता है कि ये लेखक बड़े हैं कि कवि बड़े हैं। इनकी एक किताब है, महंगी कविता, जो 25,000 रुपए की है। 25,000 रुपये दुनिया में एक ही किताब होगी। ये इतने बड़े तो कवि हैं। और अगर ये राजनीति पे लिख दें, इन्हें जहाँ पर वेदों का ज्ञान है, वहाँ कुरान शरीफ का भी ज्ञान है, इन्हें बाइबल का भी ज्ञान है। ये बड़े ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो मुझे पुरस्कार दिया जा रहा है, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं उनका बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उनके प्रति और उनकी संस्था के प्रति और जो उनकी टीम है उन सब के प्रति। और उसमें भी ये एक जुड़ जाता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की उपस्थिति में ये दिया जा रहा है। अखिलेश जी के बारे में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, जो अभी स्वामी जी ने भी प्रकारांतर से कहा कि भारतीय राजनीति के आकाश पर जो सबसे ज़्यादा उज्जवल नक्षत्रों में से उनकी गिनती होती है और उनसे हम उम्मीद करते हैं जो जिस तरह से वो उनके अंदर जो राजनीतिज्ञ के नारे गुण होना चाहिए कि राजनीतिज्ञ हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए। कभी कभी वो उसको हल्केपन से भी, इन्होंने कभी अपशब्द किसी से नहीं कहा। आज जबकि राजनीति की भाषा गिर गई है, तब अकेले 1-2-4 और लोग होंगे जिनको हैं, ऐसे हैं जो इनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, तो लेकिन ये विशेष है, वो उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में ये हुआ। शिवपाल सिंह जी बैठे हुए हैं। जब शिवपाल सिंह जी ने बताया कि हम लोग क्या नहीं रहे, ये शिवपाल सिंह बहुत छोटे थे तो हमारे शिष्य भी रहते थे, फिर हम साथ साथ खेले भी, साथ साथ राजनीति भी की, साथ साथ रहे भी, और आज भी वही हम लोगों में अंतरंगता है। तो मैं उनकी उपस्थिति में और आप सबकी साक्ष्य में, आप सब साक्षी हैं, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता हूँ, अखिलेश जी के प्रति प्रकट करता हूँ, उमा जी के प्रति करता हूँ और सभी के प्रति बहुत बहुत करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन हमारे बीच रखें। मैं इस मौके पर सबसे पहले स्वामी ओम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
कि जिन्होंने अपनी संस्था से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी उनको सम्मान देने का काम किया है। हम सभी समाजवादी लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को और उनके परिचय को, उनके बारे में जानकारी हम सबको है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, समाजवादी साथी हैं, उन्होंने जहाँ पार्टी के कई कार्यक्रमों में सुनने का भी मौका मिला होगा और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो कवि सम्मेलन हुए हैं उनमें भी सुनने का मौका मिला होगा। इधर जो समय बदला है और जो यूट्यूब सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से भी बहुत सारे साथियों को आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की बहुत पुरानी कविता, बहुत पुराने कवि सम्मेलन भी सुनने को मिले होंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल हमारे आपके बीच के हैं बल्कि पूरे देश के, और अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहाँ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहाँ से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहाँ नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर, एक पेड़ को लेकर के। आज उसी की इच्छा है वो आप बाद में सुना दीजिए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि हो, देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व तो आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। और ये वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। तो न जाने कितनों को इंस्पायर करते हैं आप, मोटिवेट करते हैं। और जो सच्चा कवि होता है वो पॉलिटिकल और समाज को कभी न कभी दिशा देता है। वो सरकार के रुतबे से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सरकार का दबाव उस पर कुछ नहीं पड़ता है। सच्चा कवि वही है और उसमें से आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी हैं जो सरकार हो चाहे किसी की, जो अपनी बात कहनी है इस ढंग से कहते हैं कि वो बात वहां तक पहुंच जाती है। आदरणीय उदय प्रताप जी का सम्मान आपने किया। मैं आपकी संस्था से जुड़े आदरणीय ओम स्वामी जी के सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री है। मैं अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं जो देखते हैं पार्टी का काम, उनसे कहेंगे कि इनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री हमारी पार्टी के पेज पे भी चली जाए, जिससे बहुत से लोगों को सीखने और समझने का मौका मिल जाए। हमारे समाजवादी लोग जानते होंगे जितने भी गाने बने हैं और आज जो सबसे लोकप्रिय गाने रहे हैं
जो पॉलिटिकल मैसेज देते हैं गाने से, वो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के लिखे हैं। जब नेताजी झंडा गीत बनाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे पहले आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद किया। जो झंडा गीत समाजवादियों का है वो आज भी सबसे बेहतरीन गाना है। जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे आने वाले समय के सामने चैलेंजेस हैं, वो कम समय में बताने का काम अगर कोई करता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का समाजवादी झंडा सॉन्ग। न केवल झंडे के लिए गाने लिखे ने आपने, नेताजी के बारे में लिखे, समाजवाद के बारे में लिखे। और एक बार मैंने अनुरोध किया था कि जब आप इतना कुछ लिखते हैं तो हमारी साइकिल पे भी कोई गाना लिख दीजिए। तो पुराने समाजवादियों को पता होगा, जिन्होंने कभी सुना होगा, 2012 से पहले हम लोगों ने एक साइकिल पर भी गाना बनाया था। साइकिल भी है खूब सवारी, दाम दे काम दे भारी। वो गाना अगर किसी ने साइकिल पे लिखा था तो आदरणीय उदय प्रसाद सिंह लिखा था। कभी कभी हम लोग भी उनसे चैलेंजिंग काम करवा लेते हैं, क्योंकि जिस समय चुनाव होने जा रहा था, देश का बड़ा चुनाव, पॉलिटिकल पार्टीज अपना कोई ना कोई गाना बनाते हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत AR रहमान का कोई कॉपीराइट लेकर के गाना बनाया था। तो हम लोगों ने भी सोचा कोई गाना बनाया जाए। तो उस समय मैंने एक गाना चूज किया था, ग्रैमी अवार्ड विनर गाना था वो, वी डिडंट स्टार्ट द फायर। और उस गाने के कॉपीराइट लेकर के उस टेढ़े मेढ़े गाने को अगर धुन और समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी कार्यक्रम से किसी ने अगर जोड़ा था तो आदरणीय उदय प्रसाद सिंह जी ने वो मन से मुलायम वाला गाना आपने ही लिखा था, जो हम लोगों ने वी डिडंट स्टार्ट द फायर का कॉपीराइट लेकर के विजुअल का गाना लिखा। तो एक तो प्रोग्रेसिव है, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और जो भी चैलेंजेस हैं अगर हम लोग कभी उनसे राय मशवरा लेना चाहें तो उन चैलेंजेस को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए भी हमारी ये मददगार बनते हैं। आदरणीय उदय प्रसाद सिंह जी का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसी तरह हम लोग को गाइड करते रहें। जिस तरीके से इन्होंने हमेशा पार्टी को, नेताजी को, हम लोगों को रास्ता दिखाया, उसी तरीके से हम लोगों को भी और आशीर्वाद देते रहें, यही हमारी कामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो सम्मान प्राप्त किए हैं, बहुत सम्मान प्राप्त किए हैं, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो और इससे भी बड़ा सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। और सम्मान इसलिए देते हैं कि बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों से, लोगों को सीखने का मौका मिलता है, लोग प्रेरणा लेते हैं, इसलिए आपका सम्मान हम लोग जब कभी मौका मिलेगा भविष्य में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप लोकसभा में भी सांसद रहे हैं मैनपुरी से, यहाँ से नेताजी सांसद हैं नहीं, लेकिन हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। और कार्यक्रम के समापन की औपचारिकता के लिए अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए खत्म नहीं हुआ, ये बिना खत्म नहीं करेंगे जी अभी रुक जाओ, लास्ट में कविता सुना क्या? अभी सुनवा दें, लास्ट में अभी सुना दीजिए। तो ऐसा था, एक ये और एक इंग्लिश से जो हिंदी की थी आपने उसकी, हाँ यस करेक्ट। देखिए ऐसा है कि जब अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया, और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है, वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं। तो नीरज जी ने दिलवाया हाँ नहीं, वो फिर आपने दिया और उन्होंने दिलवाया, तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिले, लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज़ है। ये वो बात जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे कहा कि कुछ कविता सुना दो,
तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है आज उसके ही साए में खड़ा हूँ जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूँ। तो वो मैं उनका टीचर रहा तो मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तब वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये जमाना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बातें फिरो देना चाहिए। तो जो बातें उनने फिरोदी जो बताई वो मैंने सब उसका वर्सिफिकेशन कर दिया और वो ऐसी हिट हुआ झंडा गीत और आज भी चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कविता जो है वो प्रेरणा, हम कवि जो है वो जनता ही से प्रेरणा लेता है और कहीं और से ज्ञान लेता है और कविता कर देता है। उसमें मेरा श्रेय उतना ही है जितना आप सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं, जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पर जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग जो
वहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पाते। इस कुंभ आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया। अब इसमें क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गालिब को नहीं पढ़ते हैं, गालिब को पढ़ने लगे तो किसी और रास्ते पे चले जाएंगे। मुझे या मेरे साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है, कोई बात अपना ठीक कर दूंगा। देखिए, कल रात से ही मुझे जानकारी मिली कि आपके सोशल मीडिया जो नहीं चला रहा है आजकल, उससे काम छीन लिया था उसी समय जब मैं खुद गया था। उसके बाद उसे नई जिम्मेदारी दी गई थी। नई जिम्मेदारी ये दी गई कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए व्यापार सभा मनीष जगन अग्रवाल, और पार्टी की तरफ से जो नाकामी है सरकार की और जो व्यापारियों के सामने संकट और परेशानी है उसको उजागर करें। तो अगर उनका पेज आप देखोगे तो वो व्यापारियों को लेकर के ही अपनी बात रखा है कि कहाँ व्यापारियों के साथ ये सरकार भेदभाव कर रही है, कहाँ व्यापारियों को ये बुला रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा है। जीएसटी को लेकर के व्यापारी चिंतित है। जब तक वो जीएसटी को समझ पाता है व्यापारी, तब तक सरकार उस जीएसटी को लेने का तरीका बदल देती है, और जीएसटी की वजह से और सरकार की मुनाफाखोरी की वजह से और सरकार के जो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप तीनों चीजों का हिसाब किताब लगाएंगे, जीएसटी जिस तरीके से लागू हो रही है, दूसरा जो उनकी मुनाफाखोरी पॉलिसी है, तीसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, इन तीनों चीजों का अगर आप हिसाब किताब लगाओगे तो आप पाएंगे इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इन सवालों को लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार सभा के उठा रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या परेशानी है हमारे समाजवादी मीडिया सेल से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार भी हुआ था जब हम लोगों को जाना पड़ा था पुलिस भवन में। ये बीजेपी के लोग पूरी पुलिस को बीजेपी का बना दिया। मैं तो पुलिस से कहूंगा कि तुम वर्दी छोड़ो, वर्दी छोड़ो। समाजवादियों की जो कभी कभी टोपी के बारे में बुला भरा कहते थे, बीजेपी के लोग भी टोपी पहनने लगे, तो वो टोपी लगा करके आप थाने में बैठिए। कमिश्नर वाली प्रणाली का सबसे बड़ा फेलियर आपने अगर कहीं देखा है तो प्रयागराज में देखा है। क्या ये देश और दुनिया में जो बदनामी हुई उत्तर प्रदेश की, क्या भूल सकता है कोई? दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में, जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इस आयोजन ने इनके विकसित भारत की और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे उसकी पोल खोल दी है, और जो पोल खोलने से डर रहे हैं वही मीडिया सेल पे अटैक कर रहे हैं। और जिस समय पुलिस भवन में हम लोग गए थे, एक वरिष्ठ अधिकारी लगातार सरकार से संपर्क में था, समझौता ये किया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया सेल देखते हैं, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट पहुंचाते हैं, लाखों रुपया उनको मिलता है प्रति महीना, वो गलत भाषा या किसी की छवि नहीं बिगाड़ेंगे। वो अपने में सुधार लाएंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने अंदर सुधार लाएंगे। बीजेपी के लोग अगर गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग भी उसी तरह का जवाब उनको देंगे। और समझौता ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी आदमी सोशल मीडिया पर
व्यवहार खराब नहीं करेगा, और अगर हम सूचना देंगे तो उस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम लोगों ने जितनी भी एफआईआर लिखाई हैं, एक पर भी इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं फिर दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो जो शिकायतें की हैं, एक पे भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी के पेड लोग लगातार समाजवादी पार्टी के लोग नेताओं के बारे में व्यवहार खराब करते हैं, भाषा का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सरकार आवाज दबाना चाहती है। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उनको कितनी डांट पड़ती है। एक पत्रकार साथी मुझसे एयरपोर्ट में टकरा गया, बड़े प्रतिष्ठित चैनल है, उसको भी अभी तक डिजिट नहीं पता है, अभी तक डिजिट नहीं पता है। मैंने कह दिया कि सरकार खुद ही डॉक्टर बन जाती है, खुद ही ट्रैफिक के वो बन जाते हैं, सरकार खुद ही जिम्मेदारी ले लेती सब बातों की। सरकार के मुखिया सुना है, उसको बहुत डांट पड़ी। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि आपकी परेशानी क्या है, क्योंकि सब चैनल कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में चले गए। कोरोना कोविड के टाइम्स के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा है, ये परेशानी हम लोग जानते हैं। आप अगर आप भी सच दिखाओगे तो आपको भी बहुत परेशानी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और एक हमारा चैनल साथी लगातार, जो सरकार को पता नहीं क्या है, अगर विपक्ष ये जानकारी दे रहा है, ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आपके मिस मैनेजमेंट की बात हम बता रहे हैं। अगर हम उनको जानकारी दें उसमें भी परेशानी है उनको। अगर बताएं कि ये कमी रह गई है तो परेशानी है। आपने कहा था 100 करोड़ लोगों का हमारे पास इंतजाम है, वो सब रिकॉर्डेड है। आज के समय पर कोई भी चीज आप छिपा नहीं सकते हैं। आपने कहा वो रिकॉर्डेड थी। सोचिए 100 करोड़ का आपने इंतजाम किया हो और आप पे कुछ करोड़ संभाले नहीं गए। कितनी बड़ी घटना हो गई, आज भी सूची नहीं है, आज भी नाम नहीं है। जो लोग खोए हैं उनकी भी जानकारी नहीं है। चैनल्स में दबाव बनाया जा रहा है कि खबर नहीं चलाएंगे, आप न्यूज नहीं चलाएंगे। ऐसी खोया पाया केंद्र नहीं मिल रहा है लोगों को। सोचिए आप, संत गुरु संत जितने महापुरुष लोग आए थे, ये हमारे धरती के देव हैं जो आए थे कुंभ में। उनसे रौनक बढ़ती है, शोभा बढ़ती है कुंभ की। उनके प्रति क्या व्यवहार है अगर सच बोल दिया किसी ने तो। और जितनी गंदगी, जितना कुछ मिस मैनेजमेंट देखा, शायद ऐसा कुंभ में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि कुंभ भी यही लेकर के आए, कुंभ का आयोजन भी यही कर रहे हैं। पहले कभी कुंभ भी नहीं होता था, सोचिए आप। और 144 साल वाली बात, कोई भी जो साइंटिफिक चीजों को समझता होगा, एस्ट्रोनॉमी की जिसके ऊपर जानकारी होगी, कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो भी फर्जी कहानी थी इनकी। आज के समय पर धोखा दे रहे हैं आप अपनी इमेज चमकाने के लिए। सोचिए आप, इमेज चमकाने के लिए। दुनिया में वो भी घटना हुई है साइंटिस्ट के साथ, अगर जान चली गई, किसी धार्मिक संस्था ने जान ले ली, सजा सुना दी। जब उस धार्मिक स्थान को ये पता लगा कि ये साइंटिस्ट सही था, 400 साल बाद माफी मांगी थी। क्या ये सरकार माफी मांगेगी इस बात को लेकर के? क्योंकि हर कुंभ 144 साल बाद होता है। जो नक्षत्र, जो प्लैनेट्स की जो पोजीशनिंग है वो हमेशा सेम होती है, और ना जाने कब से हो रहा है कुंभ। क्योंकि इनके पास मशीनरी, अगर आप कोई बात कहोगे तो इनके पास मशीनरी है, वो इस्तेमाल करते हैं मशीनरी का। हम लोग तो केवल सावधान कर रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। केवल यूपी का बजट नहीं, दिल्ली का भी बजट ऐसे ही निकल गया, मायूसी देकर के चला गया। जब उन्हें पता लगा कि मायूसी आ रही है, इससे कोई जनता को लाभ नहीं पहुंचा, तो सोचिए कौन सा बिल लेके आए, वक्फ का बिल लेके आए जिससे जनता का ध्यान हटाते। क्या मिला बजट से, यूपी को क्या मिला? सोचिए आप। इस सरकार का भी ये सेकंड लास्ट बजट है,
और 40 लाख करोड़ का हिसाब ही नहीं दे रहे हैं, वो वेबसाइट ही बंद है। 40 लाख करोड़ के जो एमओयू कोई देखना चाहे तो वेबसाइट ही बंद है उसकी, इन्वेस्टमेंट क्या क्या आया है। हमारे मुख्यमंत्री जी को अधिकारी बेवकूफ बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। देखिए आदरणीय आजम खान साहब के साथ और जो कुंभ की बात आपने की है, उस समय जावेद उस्मानी चीफ सेक्रेटरी थे, अहमद हसन साहब हमारे मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, आजम आजम खान साहब नगर विकास मंत्री थे और सरकार समाजवादियों की। मैं तीनों और उस समय के जितने भी अधिकारी काम करे उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और जब अधिकारियों को पोस्ट करने की बात आई तो अधिकारियों को मैंने खुद बुलाया था और मैंने कहा कि आप संकोच मत करना साधु संतों का सम्मान करने में। साधु संत जो बात कहें उनका स्वीकार करना, और किसी भी तरह अगर आशीर्वाद भी लेना पड़े तो आप लोग आशीर्वाद लेना, उनको सम्मान देना। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे कुंभ में कहीं किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं हुई। जहां आजम खान साहब ने काम किया वहीं अहमद हसन साहब, कोई साधु संत ऐसा नहीं बचा जिससे व्यक्तिगत न मिल रहे हों। और मैंने उनसे कहा था कि आप जो साधु संत उसमें कहें उनकी बात तुम खुद स्वीकार कर लेना। और मेलाधिकारी को मैंने कहा कि जो ये कहेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा। उसका परिणाम है कि कुंभ में कहीं शिकायत नहीं हुई। और जावेद उस्मानी का जो एक्सपीरियंस था मैनेजमेंट का, जो टाइम लाइन और टाइम उन्होंने बाउंड की चीज़ों को, उसका परिणाम हुआ कि सब चीज़ें समय से हुई। इनके तो पुल नहीं बने समय से, कभी पुल ये बंद, कभी पुल वो बंद, कभी सब पुल बंद। ये तो मैनेजमेंट है इनका। सोचिए आप तो गए होंगे, नहीं गए मैं कुंभ में? हाँ, आप तो नहीं जा पाए होंगे, उसका कारण दूसरा है। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के समय पर किसी पे पाबंदी नहीं थी। सम्राट हर्षवर्धन के समय पे जो कुंभ होता था उसमें सबको बुलाया जाता, सब जाते थे, धर्म के लोग जाते थे, दूसरे धर्मों के लोग जाते थे, इसीलिए वो कुंभ था। और दान करके जाते थे, वो आखिरी में सब कुछ दान करके चले जाते थे, अपने कपड़े भी दान कर जाते थे और साधारण कपड़ा पहन करके वो जाते थे कन्नौज बातें। बताओ इन्होंने क्या ध्यान दिया, इतनी बार डुबकी मारी। कोई दान किया हो तो बता दो, किसी सुनने में आया तो बता दो। मैं भारत सरकार से कई बार कह चुका हूं, स्नान और दान दो महत्वपूर्ण है, पुण्य और वो अलग चीजें हैं, वो भी हैं उससे जुड़ी हुई। तो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान दे दें, क्योंकि बड़े पैमाने पे जगह है वहां पर। बट वृक्ष वहीं पर है जो नेताजी ने कभी खुलवाया था। जहां सरस्वती को देखना है वो कुआं भी वहीं पर है। तो अगर कभी इमरजेंसी में इस तरह की व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप रिवर बेड पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। जो ब्यूटी है कुंभ की वो यही है कि कन्वर्जेंस ऑफ रिवर, जो कन्वर्जेंस ऑफ रिवर है वो ब्यूटी है उस कुंभ की। कभी धाराएं 3 धारा में मिलता है, 2 धारा में, अलग धारा से, क्योंकि जो कन्वर्जेंस है वो हमेशा अलग हुआ है कुंभ में। अब सरकार को कन्वर्जेंस का ही नहीं पता होगा, पता होगा क्या? अब आप सोच लीजिए, फिर उनसे कुंभ करवा रहे हो आप। इसलिए सरकार को दान देना चाहिए अकबर का किला। और इस समय भी अगर फौज का सहयोग लिया जाता तो व्यवस्था इतनी गड़बड़ नहीं होती। पूरी फौज वहां पर है, पूरा एरिया है वहां पर अकबर किले का। अगर इमरजेंसी में गरीबों को वहां बैठा देते, रुका देते रात भर, तो बहुत सारी मस्जिदों में बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने घर में रुकाया, खाना खिलाया और उनका पूरा इंतजाम किया। आप प्रयागराज में पता कर लीजिए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब नहीं, अब खत्म होगी बात। अच्छा ठीक। देखिए, ये सरकार अन्याय कर रही है।
ये सरकार को मैं कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में एक विधानसभा में तो आप बेईमानी कर सकते हो, लेकिन 403 में 420 की नहीं चलने वाली है। 403 विधानसभाओं में इनकी 420 नहीं चलेगी। ये जनता उत्तर प्रदेश की देख रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बधाई आप सब लोगों को। अरे व्यवस्था खराब मत करिए, पत्रकार हो जाने दो, आप लोग ही बैठिए।